हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS जिसे हम कहते हैं, वो एक तरीके से फॉर्मल गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, जो कि हमारे कोस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स दे देता है, एक स्टैंडर्डाइज रूल दे देता है कि आपको अब इसी तरीके से काम करना है। अगर हमने कहा है कि ये कोस्ट जो है आपने प्रॉफिट में ऐड करनी है, लेस करनी है, तो आपको करनी है। अगर प्रिंसिपल ने उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो आप उसको छोड़ दो। तो इस तरीके से पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक सेट ऑफ रूल्स देते हैं ताकि हम अपना काम पर्टिकुलर तरीके से कर सके। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी कोस्ट है ना, कोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो यूनिफॉर्म हो, मतलब सही तरीके से हो, कंसिस्टेंसी हो, लगातार हर चीज की रिकॉर्डिंग हो आपके पास और ट्रांसपेरेंट हो, एकदम सही तरीके से सब कुछ चीज लिखी हो। ठीक है, ताकि हमें कोस्ट को कंपेयर करने में और उसके साथ रेगुलेट करने में जो है दिक्कत ना हो। अगर हम कोस्ट को सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हमारा इस महीने की क्या लागत आई है अपने सामान को बनाने के लिए, या फिर उससे पहले के महीने की क्या लागत थी। अगर हमारे पास हर महीने का, हर साल का डाटा है तो हम उसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसका पर्पस क्या होता है। CAS जो है बना ही इसलिए है कि कंपनी जब भी अपनी कोस्ट निकाल सके ना, वो सही तरीके से निकाल सके। कंपनी अपने प्रोडक्ट की कोस्ट सही तरीके से निकालेगी तो उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी बिजनेस को चलाने में। और ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्पेशली उन बिजनेस के लिए बने होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करती है। देखो, गवर्नमेंट का जो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहे हो, तो इसलिए कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान उन कंपनीज को तो खास कर रखना चाहिए जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं। ठीक है। अब इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल गया होगा, ये क्या होता है, कोस्ट रिलेटेड डाटा को इनहेंस करता है ताकि हम को लागत को सही तरीके से निकाल सके। अगर किसी को ना पता हो कि कोस्ट क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। कोस्ट होती है कि अगर हमने कोई आइसक्रीम वाला है, वो आइसक्रीम बनाता है, अगर उसकी आइसक्रीम बनाने तक से लेके पूरा का पूरा खर्चा 8 रुपए का आ रहा है तो वो उसकी कोस्ट है। 10 रुपए की वो अगर वो बेचता है तो वो उसका सेलिंग प्राइस है, रेवेन्यू है। बीच में बचा जो गैप है 2 रुपए का, वो उसका प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं वापस से कि फैसिलिटेट बेटर कोस्ट कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो कोस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं और हमारे रिसोर्स को एलोकेट करने में भी हेल्प करते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि हमारी जो लागत है वो कम से कम आए। ठीक है। कई बार अगर हमें एक फैक्ट्री में 20 वर्कर की जरूरत है और हमने लगा दिए वहां पे 25 वर्कर, तो 5 वर्कर फालतू के है ना, वो हमारी कॉस्ट ही तो बढ़ाएंगे। जब उन 5 की जरूरत ही नहीं है तो हम उन 5 को हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करना भी सिखाता है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योर फेयर प्राइसिंग एंड कंप्लायंस विद कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कि हम प्राइसिंग कुछ इस तरीके से कर सके कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी हो सके। जो CAS होता है वो कॉमनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। साथ ही साथ इनका काम क्या होता है कि जो कोस्ट है वो हम प्रोडक्ट्स की सही तरीके से निकाले, सर्विसेज की सही तरीके से निकाले और प्रोजेक्ट्स की सही तरीके से निकाले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि प्रोसीजर ऑफ इशूइंग कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने भी तो पड़ते हैं ना, कैसे बनते हैं, उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। आप चाहे तो नोट्स की तरह इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सी जगह हमें कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की नीड है। तो जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, CASB है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें नई स्टैंडर्ड की जरूरत है या फिर हम पुराने में ही कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री उसका डिमांड कर रही है, कहाँ हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, कहाँ हमारी करंट प्रैक्टिसेस में गैप्स आ रहे हैं जो हमें दिक्कत आ रही है। उसके बाद वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक्चुअली में जो दिक्कत है, समस्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और जिस एरिया में जरूरत होती है वहां जाकर के फिर काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है,
फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ बनाना है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं और एकेडमिशियंस होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाते हैं अपने स्टैंडर्ड का। प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट को हम कह सकते हैं, देखो आपने मूवीज या टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनता है। तो हमारा जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है कि एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड है उसे फॉर्मुलेट करने से पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिपरेशन ऑफ अ डिस्कशन ड्राफ्ट। अब जो हमने प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया है ना, उस ड्राफ्ट के थ्रू हम कमेटी में बैठ करके उसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, वो उसकी डेफिनेशन और कौन कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता है या करेगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और CASB जो है एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करता है कि ड्राफ्ट में क्या क्या सही है या क्या क्या सही नहीं है। फिर पब्लिक एक्सपोजर, अगर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ड्राफ्ट सही लगता है तो हम उस ड्राफ्ट को पब्लिक एक्सपोजर के लिए रिलीज कर देते हैं, ताकि हमारी पब्लिक भी जो है फीडबैक दे सके। पब्लिक कौन सी होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स। तो जो पब्लिक कमेंट का पीरियड होता है ना, वो आमतौर पर 30 डेज से 60 डेज तक हो सकता है, कि अगर आपको हमारे काम से कोई भी आपत्ति है तो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर तक अपनी राय दे दे। नहीं तो उसके बाद कुछ भी जो है उपद्रव मत मचाना कि भाई ये नहीं सुना, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये टाइम दिया जाता है कि बाद में समस्या ना खड़ी हो। लोग क्या करते हैं, पहले तो बताते नहीं है, बाद में फिर कहते हैं कि आपने ये गलती कर दी, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो इसीलिए ये टाइम दिया गया है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ फीडबैक। अगर किसी ने उस टाइम में फीडबैक दिया है तो उसकी बात को सुना जाएगा, उसको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और उसकी बात के अकॉर्डिंग हम अपने ड्राफ्ट में अगर किसी बदलाव की जरूरत है तो इंडस्ट्री के इनपुट को लेकर के, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देख करके, कंसिस्टेंसी देख करके हम उसमें बदलाव कर देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है फाइनलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे बदलाव करने के बाद एक नया ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को दिखाया जाता है कि जी हमने आपकी बातों को सुन लिया है और बदलाव कर दिए हैं, अब आप देख लीजिए। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सब सही लगता है तो वो अप्रूवल दे देता है, और अब ये ऑफिशियली जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है और अपना लिया जाता है। अब बोर्ड ने तो अपना लिया, बोर्ड का तो खुद का काम है, अब औरों से भी तो अपनाना है। तो 7th पॉइंट में आता है इशुएंस एंड नोटिफिकेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है पब्लिश करता है ये न्यूज की अब ये जो नया जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है ये जो है अवेलेबल है, और गवर्नमेंट बॉडीज को, रेगुलेटरी बॉडीज को भी नोटिफिकेशन भेजता है कि ये हमारा नया स्टैंडर्ड है और इसको जो है आप भी अडॉप्ट कीजिए और आप भी इसको जो है अपने कंप्लायंस में लीजिए। 8th पॉइंट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं, बोर्ड उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या उनका फायदा हो रहा है, कहाँ उनमें कुछ कमी आ रही है। ये सब चीजें वो देखता रहता है, और जहां बदलाव की जरूरत होती है तो प्रोसीजर हमने देख ही लिया है, वो दोबारा से फॉलो होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इट्स बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे पहला बेनिफिट तो यही आता है कि जो भी स्टैंडर्ड है वो सभी कंपनियों द्वारा यूनिफॉर्म तरीके से लगाया जाए, एक तरीके से लगाया जाए, ताकि जिगे जिगे बदलाव ना हो, हमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट रिपोर्टिंग सही से करते हैं तो एम्बिग्विटीज के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, और इससे जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो बेटर होता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे जो सामान की लागत है वो इतना आई है, तो हम हर तरीके के डिसीजन जो है सही से ले सकते हैं। अगर हम गलती कर देते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी फिर गलत हो जाता है। ensures that costs are allocated and reported accurately। स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि जो मैंने कॉस्ट निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, ताकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सही तरीके से सबमिशन हो सके, कोई भूल चूक ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक जो है ऑडिटोरियम बनना था, ऑडिटोरियम में चेयर्स लगनी थी। अब चेयर्स लगने की जो लागत आई थी वो आई थी 1500 रुपए, लेकिन हमने कुछ इस तरीके से मिस्टेक कर दी कि एक जो खर्चा था ना वो फालतू कर दिया, और कॉस्ट आ गई 1600 रुपये। अब जो 100 रुपए का था, अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा चेक करने पे अकाउंट्स को, तो वो तो आपके ऊपर फ्रॉड का केस डाल देगी ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करता। उसमें सब लिखा हुआ है कि ये खर्चे आपको मानने हैं, ये खर्चे आपको नहीं मानने, बात खत्म। तो आप जो है सही रहेंगे, आपको बाद में गवर्नमेंट का भी जो है कोई भी लीगल सूट फॉलो जो है नहीं झेलना पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज्ड कोस्ट डाटा इम्प्रूव मैनेजमेंट एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अगर हम एक तरीके का कोस्ट डाटा यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो रूल्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, सेम ही यूज करते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को भी आसानी हो जाती है चीजों को देखने में, समझने में, बजट बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट, provides a reliable basis for evaluating product profitability and operating efficiency। operating efficiency होते हैं जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर हम काम करने का तरीका इम्प्रूव हो जाता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, ज्यादा होगी। जितना अच्छे से हम काम करेंगे प्रॉफिट कंपनी का उतना ही ज्यादा होगा। ये इंश्योर करता है फेयर एंड एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन की जो लागत है वो हमने सब्जी के सही इस्तेमाल की है। इससे क्या होता है, सामान का हम ओवर प्राइसिंग भी नहीं कर देते कि भाई ये जो सपोज की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, अब आया तो 10 रुपए किलोवाट था, हमने लगा दिया 15 रुपए किलोवाट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही अंडर प्राइसिंग होना चाहिए। साथ ही साथ ये ऑडिट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है ताकि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने में आसानी हो, और ये मार्केट में क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर, ऑल्सो कमेंट डाउन।